हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव और आज हम 28 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। सुप्रीम कोर्ट रैप्स एयर क्वालिटी पैनल ओवर फेलियर टू कर्ब दिल्ली पोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो एयर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी है, जिसको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी बोला जाता है, इसको क्वेश्चन करा है। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये जो बॉडी है, इसके जितने भी एक्शंस हैं वो अभी तक ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी सितंबर का मंथ है एंड दिल्ली के अंदर अक्टूबर एंड नवंबर, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। एंड एयर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्टबल बर्निंग। एक्चुअली होता ये है, इस मैप के थ्रू हमें दिल्ली की लोकेशन समझ में आ जाती है दैट दिल्ली इज़ लोकेटेड ओवर हेयर। दिल्ली यहाँ पर लोकेटेड है। उसके अलावा जो पंजाब है उसकी लोकेशन यहाँ है और हरियाणा की लोकेशन यहाँ है। ये एक बेसिक सिनेरियो है जो कि यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब अक्टूबर और नवंबर का मंथ आता है, तब जो हवा है, जो एयर है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। जब एयर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आप देख पा रहे हो इस मैप के अंदर कि बहुत सारे ये रेड डॉट्स हैं। ये रेड डॉट्स क्या हैं? ये है स्टबल बर्निंग के इंस्टेंसेस। स्टबल क्या होता है? स्टबल एक रेजिड्यू है। अब रेजिड्यू क्या होता है कि कोई फसल है जो ज़मीन में उगी थी, तो फार्मर्स क्या करेंगे इस सिनेरियो में कि वो फसल का ऊपर वाला पार्ट ये काट के उसको सेल कर देते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट रहेगा ना, ये ज़मीन पर बिखरा रह जाता है। अब क्या है, दोबारा से विंटर सीजन आने वाला है दिसंबर के अराउंड, नवंबर दिसंबर में। इस सीजन में भी ना बहुत सारी क्रॉप्स को उगाना होता है। तो फार्मर्स को नई क्रॉप्स को उगाना है और जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगती है उनको कहते हैं राबी क्रॉप्स। इसका एक एग्जांपल है व्हीट या फिर गेहूं। तो फार्मर्स का एम ये है कि विंटर सीजन में उनको जो क्रॉप्स उगानी है उसके लिए उनको क्या करना है, यहाँ पे जो सीड्स हैं उनको सो करना पड़ेगा, उनको ज़मीन में डालना पड़ेगा। बट उसके लिए ये जो पिछली क्रॉप का रेजिड्यू या डिब्री या स्टबल रह गया है, इसका क्या करा जाए? और बहुत कम टाइम है, तो वो इसको जला देते हैं। इसको जब वो जलाते हैं तो इसको बोला जाता है स्टबल बर्निंग। सिंपल। जब स्टबल बर्निंग होती है उसके बाद बहुत सारा स्मोक इतनी सारी फार्म फील्ड से हवा में उड़ता है और ये जो स्मोक है विंड के डायरेक्शन के थ्रू, और इस टाइम पे विंड का डायरेक्शन न्यू दिल्ली की तरफ है, तो यहाँ पे जाके वो इकट्ठा हो जाता है। और न्यू दिल्ली में अलग से ही बहुत सारी पोल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यू दिल्ली खुद में ही बहुत सारा डेंस है, बहुत ज़्यादा डेंस है दिल्ली। एंड जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारी सीमेंट बेस्ड बिल्डिंग्स बनी हुई है। इसके अंदर जो स्मोक आके यहाँ पे क्या है, वो ट्रैप हो जाता है। स्मोक आके यहाँ पर ट्रैप हो गया और सर्दी के माहौल में या सर्दी के मौसम में जो प्रेशर है वो भी काफ़ी हाई प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। और हाई प्रेशर के कारण जो स्मोक आया, जो दिल्ली के अंदर ट्रैप हो गया, वो यहीं ट्रैप रह जाता है और पैक हो जाता है एकदम। और इसी से बहुत बड़ी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी सितंबर है एंड अक्टूबर नवंबर ये मंथ आने ही वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक कॉशन अपना डिस्प्ले कर रहा है दैट जो CAQM बॉडी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके जो एफर्ट्स हैं वो इफेक्टिव नहीं रहे हैं सो फार। इट्स डायरेक्शंस ओनली हैव अ टेम्पररी इम्पैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि ये जो बॉडी है इसने जो भी डायरेक्शंस या जो भी रूल्स बनाए हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ही टेम्पररी रहा है, बहुत ही कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए रहा है, काफ़ी इफेक्टिव बड़े टाइम पीरियड के लिए नहीं रहा। देर आर साइटिंग्स ऑफ स्टबल बर्निंग रिपोर्टेड। और सुप्रीम कोर्ट ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि ऑलरेडी ही ये देखा जा रहा है कि स्टबल बर्निंग चालू हो चुकी है। और स्टबल बर्निंग चालू हो चुकी है इसका मतलब ये है कि जो स्टबल मैनेजमेंट CAQM को करना था वो नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। इसका डिस्कशन का निचोड़ यही है कि अब अक्टूबर और नवंबर वाले मंथ में भी जो स्टबल बर्निंग है वो कंटिन्यू रहेगी और दिल्ली का जो पोल्यूशन पिछले 10-20 सालों से इस मंथ के दौरान जो होता है वो उतना ही मेंटेन रहेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ये एक एक्ट का ही नाम है। इसके थ्रू ही ये जो बॉडी है ये बनी थी।
और पिछले नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली इनको बोला था कि स्टबल बर्निंग को कैसे करके स्टॉप करना है। बट अभी जो दिख रहा है हमें वो ये है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है दैट स्टबल बर्निंग नहीं रुकी है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट CAQM एज वेल, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी न्यूज़ में है, एंड कोई भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आती है तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है। सो CAQM जो है, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया, वो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरियाज। एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट या लॉ के थ्रू बनती है तो हम उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बोलते, ना ही हम उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। CAQM हैज़ रिप्लेस्ड, जब ये CAQM आया तो ये 2021 एक्ट के थ्रू आया। बट द क्वेश्चन इज, क्या इसके पहले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं थी जो कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन को देख रही हो? इसका आंसर है हाँ, ऐसी कोई बॉडी थी। और ये जो बॉडीज थी, ये इसमें जो सबसे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको EPCA भी बोलते थे। अभी EPCA ये खुद कैसे बनी थी? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑलमोस्ट 22 ईयर्स पहले, जब ये एक्ट है ना दूसरा, इसके 22 ईयर्स पहले एक ऑर्डर दिया, उसी के थ्रू ये EPCA बॉडी बनी थी। EPCA बॉडी मेनली जो दिल्ली है और जो NCR वाला रीजन है, NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, तो दिल्ली और दिल्ली के अराउंड वाला जो एरिया है वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए EPCA को बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि EPCA जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, और इसीलिए उन्होंने ये एक्ट पास करके CAQM को बनाया। बट सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि जो CAQM है वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। स्टालिन मीट्स मोदी, सीक्स मोर फंड्स। सो जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन दोनों की अभी मीटिंग हुई है। एंड इसमें जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 3 चीज़ों की डिमांड करी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कीम्स एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का मेंशन है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उनको हम देखेंगे। तो डिमांड क्या है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की? पहली डिमांड ये है कि चेन्नई मेट्रो रेल का जो सेकेंड फेज़ है उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के 50-50 इक्विटी पे काम करे। एक्चुअली हो ये रहा है कि जो चेन्नई मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जहाँ पे मेट्रो ट्रेन बन रही है, उसमें ये है कि जो तमिलनाडु का जो स्टेट है वो कुछ पैसा जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट के पास है उसको इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि ये जो पैसा जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने खुद ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, जो उन्होंने टैक्स रिसीट्स नॉन टैक्स एरिया से कलेक्ट करा होगा, वो इनफ नहीं है। तो उन्होंने कुछ लोन भी लिया है, लोन को कहते हैं डेट, ठीक है, उन्होंने कुछ लोन भी लिया है और डेट भी लिया है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखो, इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है ना, जिसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं इस केस में, तो जो इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट खुद कर रही थी वो कम पड़ गया, तो उनको लोन लेना पड़ा। मतलब जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की इक्विटी थी वो कम पड़ गई और उनको डेट लेना पड़ा। इसके कारण क्या है, जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, मतलब ऊपर एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर पे हमने डेट रखा है, डिनोमिनेटर में इक्विटी रखा है, ये जो है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इक्विटी मान लेते हैं 100 रुपये ही है और डेट पहले 10 रुपये थी, अब वो 20 रुपये होने वाली है, फिर चलते चलते वो 50 रुपये हो जाएगी। तो आपको पता है कि जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो इतना ज़्यादा डेट, इक्विटी तो बढ़ नहीं रही ना, क्योंकि तमिलनाडु ने जितना इन्वेस्ट कर दिया वो उतना ही रह गया, लेकिन जो पैसा है वो कम पड़ रहा है, उनको बार बार लोन लेते जाना ही पड़ रहा है। एंड द थिंग इज, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि एक ऐसा एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक्ट है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को रोकती है कि एक लिमिट से ज़्यादा आप लोन जो है मत लो। ठीक है, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये एक्ट बना रखा है, पार्लियामेंट ने ही इस एक्ट को पास करा था कुछ टाइम पहले, जिसमें ये बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो एक लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं ले सकती। और यहाँ पे तमिलनाडु की जो खुद की इक्विटी है और जो उन्होंने डेट उठाई है, दोनों ही कम पड़ रही है, और इससे ज़्यादा वो डेट उठा भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये उनको एक्स्ट्रा लोन लेने के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट खुद का जो पैसा है या खुद की जो इक्विटी है वो भी यहाँ पे हमें प्रोवाइड करे।
इसका बेसिक मतलब यही होगा। अभी तो सिर्फ तमिलनाडु इन्वेस्ट कर रही है, अब यूनियन गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करना चालू करेगी, और जो इन्वेस्टमेंट होगी इसको इक्विटी शब्द से हम यूज़ करेंगे। तो ये एक बेसिक न्यूज़ है, ठीक है। अब एक बार एफआरबीएम एक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये 2003 में आया था। इसका एम ये था कि जो फिजिकल डेफिसिट है इंडिया की, उसको रिड्यूस करना है और उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट का जितना भी बजट है, ठीक है, जो ओवरऑल बजट के अंदर गवर्नमेंट के पास जितना भी एक्सपेंडिचर है, उसमें अगर हम माइनस कर दें जितनी उनकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा कलेक्ट करे उन्होंने टैक्स के थ्रू, या फिर नॉन टैक्स भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी कुछ फीस ले लेती है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट ने अपना एक एसेट बेचा है, मतलब मान लेते गवर्नमेंट ने कोई अपनी ज़मीन बेच दी, तो उससे जो पैसा आया, तो मतलब जो ओवरऑल रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, या जो गवर्नमेंट की रिसीट है, और वो जितना भी पैसा है, और एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इस साल इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वही फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, सिंपल। और ये जो डिफरेंस है, ये गवर्नमेंट कैसे चुकाएगी? डेफिनेटली गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया, वो तो गवर्नमेंट ने पूरा एक्सपेंडिचर में गवा दिया, लेकिन फिर भी जो एक्सपेंडिचर है वो पूरा नहीं हो रहा, तो बाकी का पैसा गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। उसी को एक तरह से फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट बोलता है कि आपको फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है और इवन रिड्यूस करना है, एंड यूजुअली ये 3% तक फिजिकल डेफिसिट को रोक देता है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है, ये भी एफआरबीएम एक्ट बोलता है, ठीक है। तो ये एक डिमांड थी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की। दूसरी डिमांड क्या है? दूसरी डिमांड ये है, वो बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा जो स्कीम है, इसका जो फंड है ना, वो रिलीज करे। अब ये क्या है, इसको भी हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब समग्र शिक्षा अभियान में क्या है? सी, ये जो स्कीम है ये 2018 में ही लॉन्च हुई थी। समग्र शिक्षा अभियान की स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी। इसका जो फर्स्ट फेज है वो पूरा हो चुका है, अभी इसका सेकेंड फेज चल रहा है, जो कि 25-26 तक चलता रहेगा। इसमें यह है समग्र शिक्षा अभियान में कि स्टार्टिंग से लेके जो क्लास 12th है, ठीक है, प्री स्कूल से लेके क्लास 12th तक पूरी जो एजुकेशन है उसको रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। इसका बेसिकली मतलब यही है। तो ये जो स्कीम है ये 2018 में लॉन्च हुई थी। तो आप फिर से सोच सकते हो कि क्या 2018 से पहले गवर्नमेंट ने सोचा नहीं कि 12th से लेके, मतलब स्टार्टिंग से लेके 12th तक जितने भी क्लासेस हैं वहाँ पे एजुकेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने सोचा था, एंड इसलिए पहले 3 स्कीम चलती थी। वो थी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, या फिर जिसको आप प्राइमरी एजुकेशन भी बोल सकते हो, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग के स्कूल की क्लासेस होती हैं, वो इसमें कवर्ड थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी एक स्कीम थी। इसमें देखो, माध्यमिक शिक्षा मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन हो गई, जो स्कूल के बीच वाले क्लासेस होती हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। और फाइनली टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन का लिटरली यही मतलब है कि जो टीचर्स है ना, उनको खुद को ही एजुकेट और करा जाए, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है टीचर्स की, उसको इम्प्रूव करा जाए। तो ये 3 स्कीम्स पहले चल रही थी, इनको मर्ज कर दिया गया, और फिर और भी कुछ चीज़ें ऐड करी, जिससे बन गई समग्र शिक्षा स्कीम। अब द थिंग इज कि जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2 टाइप्स की मेनली स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, इसमें कोई भी स्कीम है ना, उसका 100% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा आइडिया रखना है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो हो जाती है जिसमें जो गवर्नमेंट है सेंटर की, वो कुछ परसेंटेज उठाएगी, और बाकी जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। जो समग्र शिक्षा स्कीम है, इसके अंदर सेंटर है वो 60% पूरा खर्चा उठा रही है, एंड स्टेट्स 40% खर्च उठा रहे हैं। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि सेंटर को जो 60% अपना ओवरऑल फंड देना था, उसका थोड़ा पोर्शन अभी तक नहीं आया है। तो वो यही बोल रहे हैं कि आपने जो हमें प्रॉमिस करा था 60%, वो प्लीज़ पूरा हमें रिलीज़ करो, क्योंकि वो अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है। इनकी थर्ड डिमांड क्या है? थर्ड डिमांड ये है, सिक्योरिंग द ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स ऑफ इंडियन फिशरमैन। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्पेशली तमिलनाडु फिशरमैन को, कि ये इंडिया की सदर्न कोस्ट है, और यहाँ पे है श्रीलंका, और तमिलनाडु है यहाँ पर, ठीक है। तो तमिलनाडु के बहुत सारे
जो फिशरमैन हैं वो यहाँ पे फिशिंग करते हैं और श्रीलंकन फिशरमैन भी यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। तो दोनों का जो फिशिंग बेस है वो काफ़ी कॉमन है एंड इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। इसको रिजॉल्व करना एंड सेकेंडली जो ट्रेडिशनल राइट्स है इंडियन फिशरमैन की उसको भी ओवरऑल इम्प्रूव करना एंड रिस्टोर करना। तो ये 3 डिमांड्स है जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने रखी है। ये डिमांड क्या है इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में आ गई, जो पॉइंट्स उन्होंने डिमांड में रखे हैं उन पे अलग से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन ये तो डिमांड हो गई तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ चीज़ें उनको बोली होगी? हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने 2 चीज़ें बोली है। पहले उन्होंने ये बोला है कि सब स्टेट्स को पीएम श्री जो स्कीम चल रही है उसके अंदर स्कूल्स खोलने हैं, ठीक है? ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। तो उन्होंने तमिलनाडु को भी बोला कि आप भी पीएम श्री के अंदर जो स्कूल्स हैं उनको खोलो। अब पीएम श्री क्या है देखते हैं। इसका मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये जो स्कीम है ये 2022 के अराउंड लॉन्च करी गई थी, जो 27 तक चलेगी। ऑलमोस्ट 5 ईयर्स ये चलेगी स्कीम। इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स को बनाया जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट न्यू स्कूल्स जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, जिसमें जो टीचर्स हैं और जो टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो होता है वो मेंटेन रहेगा। तो बेसिकली न्यू टाइप्स ऑफ स्कूल्स या न्यू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा उनका इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यही एक पीएम श्री का एम है। तो मतलब इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक नया स्कूल बनेगा जिसमें जो रेलेवेंट स्किल्स स्टूडेंट्स को चाहिए आज के ज़माने के लिए, जो टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट है या फिर स्कूल्स में यूज़ होनी चाहिए, उसके बेसिस पे नए गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाएंगे। यही इसका एम है। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके पैसे को इन्वेस्ट करेगी एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि 14,500 पीएम श्री स्कूल्स खोले जाएं ऑल ओवर द कंट्री। ये एम है, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु को ये बोल रहे हैं कि आप पीएम श्री में जो स्कूल्स हैं उनको खोलिए। दूसरी डिमांड क्या है प्राइम मिनिस्टर की कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको भी इम्प्लीमेंट करा जाए। लेकिन डेफिनेटली जो तमिलनाडु है उनका एक कंसर्न है कि वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को शायद इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? सी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है रिसेंटली आई है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक 3 लैंग्वेज फार्मूला है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए 2 नेटिव लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, इसको पढ़ाया जाए हर स्टूडेंट को। 2 नेटिव लैंग्वेज मतलब जो नेटिव इंडियन लैंग्वेज है। तो सपोज तमिलनाडु में कोई स्टूडेंट है तो वो तमिल लर्न करेगा, वो इंग्लिश लर्न करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ना है तो वो तीसरी लैंग्वेज लेट अस से हिंदी उसको पढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ है। बट द थिंग इज जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे स्टेट में तो बहुत टाइम से 2 लैंग्वेज फार्मूला ही चल रहा है। हम सिर्फ तमिल और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला एक तरह से हिंदी इम्पोज कर रहा है, हिंदी को फोर्स कर रहा है उन स्टेट्स में जहाँ पे हिंदी मदर टंग या फिर मातृभाषा नहीं है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट थोड़ा सा उभर के आता है। हालांकि 3 लैंग्वेज फार्मूला में ये नहीं लिखा है कि जो तीसरी लैंग्वेज उन्होंने चूज करनी है वो हिंदी ही हो, वो कोई और दूसरी इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों के पॉइंट्स हैं। तो ये ओवरऑल मीटिंग हुई थी। इसमें जितने भी टर्म्स इंक्लूडेड थे, जिन जिन टॉपिक से बात हुई थी, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। क्योंकि जो मीटिंग में क्या बातें हुई उस पर क्वेश्चन शायद ना आए, लेकिन जो जो इंडिविजुअल टॉपिक्स थे उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये एक न्यूज़ है जो कि एथिक्स पेपर के लिए थोड़ी सी रेलेवेंट है। एक्चुअली इस पे भी अगेन ये इतना रेलेवेंट नहीं है न्यूज़ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, बट एज एन एग्जाम्पल आप इसको एथिक्स का जो पेपर 4 है उसमें यूज़ कर सकते हो। एक आईएफएस ऑफिसर विमेन है, उन्होंने और उनके जो हस्बैंड है उन्होंने एक तरह से स्कैम करा। एक डॉक्टर थे, उनके साथ उन्होंने एक स्कैम करा कि डॉक्टर को झूठ बोल के उनसे 64 लाख रुपीज़ उन्होंने ले लिए। तो अब ये जो न्यूज़ है इसका आपको यूज़ कैसे करना है? सी, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि यहाँ पे एक तो इस पूरे प्रोसेस में एक आईएफएस ऑफिसर ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट है और सिविल सर्वेंट को जितने भी सिविल सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, सिविल सर्विस जो वैल्यूज़ हैं उनको हमेशा फॉलो करना होता है, चाहे वो ऑफिस के अंदर हो या बाहर। सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ में आती है इंटेग्रिटी, देन
डेडिकेशन, स्पिरिट ऑफ सर्विस, इवन ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। इस केस में आपको दिख रहा है कि ये 2-3 सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेशन करा है। तो सिर्फ़ उन्होंने क्राइम ही नहीं करा स्कैम करके, बट उन्होंने अपनी पोस्ट का और पोज़ीशन का भी बहुत बड़ा वायलेशन करा है। दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है इंटेग्रिटी ऑफ वर्च्यूज़। ये भी बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है, जिसका मतलब यही है कि किसी भी ह्यूमन के जितनी भी वैल्यूज़ है ना, उसको अपनी वैल्यूज़ का जो पूरा बंडल है, मान लेते हैं वो बहुत सारी वैल्यूज़ में बिलीव करता है। उस पूरे वैल्यूज़ का जो कॉम्बिनेशन है या कलेक्शन है, वो उसको हर जगह या हर सिचुएशन में अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक जगह ऑनेस्टी डिस्प्ले कर रहा है और दूसरी जगह वो इंटेग्रिटी को वायलेट कर रहा है, या एक जगह वो डेडिकेशन डिस्प्ले कर रहा है और दूसरी जगह वो करप्शन कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंटेग्रिटी और वर्च्यूज़ को फॉलो करना है तो सारी वैल्यूज़ हर जगह पे अप्लाई करनी होगी। कहीं भी आप किसी भी वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं, सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ का वायलेशन और इंटेग्रिटी और वर्च्यूज़ का वायलेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इन स्पेसिफिक मोरालिटी टॉपिक्स बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है, तब वहाँ पे आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा हुआ है और यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का वायलेशन हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड करा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उन्होंने सर्च करा है हाउस तेलंगाना के रेवेन्यू मिनिस्टर का। अब ये जो स्पेसिफिक न्यूज़ है, अगेन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ईडी है वो थोड़ा सा न्यूज़ में है, तो उसके बैकग्राउंड में जो 2-3 चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। सी जो सर्चेज़ हैं वो अभी 16 प्लेसेस में हो रही है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएस 3 में मनी लॉन्ड्रिंग पर क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ चीज़ें। तो मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होता क्या है? सी लॉन्ड्रिंग मतलब लॉन्ड्री। लॉन्ड्री क्या होता है? बेसिकली एक जगह जहाँ पे जो क्लोथ्स हैं या जो कपड़े हैं उनको धोया जाता है। तो जो लेट अस से ब्लैक क्लोथ्स हैं या फिर डार्क क्लोथ्स हैं या फिर जो डर्टी क्लोथ्स हैं, उनको लॉन्ड्री में डाला जाएगा और दूसरी साइड से क्या निकलेगा? क्लीन क्लोथ्स। ठीक है? जो कपड़े हैं वो साफ होके निकलेंगे या फिर वाइट क्लोथ हो जाएंगे वो। सिंपल सा बेसिकली यही मतलब है। ठीक है? तो मनी मनी को अगर आप इस लॉन्ड्री में डालोगे तो क्या होगा? जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मनी लॉन्ड्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वाइट मनी मतलब जो इनोसेंट मनी है या फिर लीगली लोगों ने पैसा कमाया है, वो वाइट मनी होता है। तो सपोज किसी ने बहुत सारा करप्शन करा है, या कोई पर्सन है जो कि ड्रग्स स्मगलिंग करके उसने पैसा कमाया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि टैक्स नहीं भरते, तो इसके कारण उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। अब ये जो पैसा है वो उसको रखेगा कहाँ? अगर इससे उन्होंने कोई स्पोर्ट्स कार खरीद ली, तो गवर्नमेंट आके पूछेगी उनसे कि आपके पास स्पोर्ट्स कार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तो ये थोड़ी बताएंगे कि भाई हमने करप्शन करा है, हमने ड्रग स्मगलिंग करी है, या हमने टैक्स की चोरी करके पैसा बचाया है। ऐसा तो नहीं बोल सकते वो। तो उनको कैसे ना कैसे करके इस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है? तो ये एक प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है, सपोज एक दुकान है, एक शॉप है जिसके अंदर टी शर्ट बेची जाती है। ठीक है? एक शॉप है जिसके अंदर टी शर्ट बेची जाती है। जो मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है ना पर्सन, जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, सपोज वो एक ऐसी शॉप खोल लेता है टी शर्ट वाली। ठीक है? अब मान लेते हैं जो टी शर्ट है उसकी प्राइस 200 रुपये है। ठीक है? लेकिन ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि इसकी जो प्राइस है ना वो 1200 रुपये है। मतलब हर टी शर्ट की एमआरपी वो 1200 रुपये लगा देगा। और ये भी मान लो कि उस दुकान में कोई आ भी नहीं रहा। भाई 1200 रुपये की टी शर्ट जो टेक्निकली दिख रही है कि 200 रुपये की है, कोई खरीदेगा ही नहीं उसको। तो कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। लेकिन वो क्या करेगा? टी शर्ट बनाएगा और फिर टी शर्ट को निकाल देगा, कहीं फेंक देगा या कुछ भी कर देगा। तो उसके जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड पे वो लिख देगा कि ये जो टी शर्ट है ये मैंने बेच दी, और वो बोलेगा कि मैंने ये जो 1200 रुपये की ना टी शर्ट बेची है। तो गवर्नमेंट अगर उससे पूछेगी कि तुम्हारे पास 1200 रुपये कहाँ से आए, तो वो क्या बोलेगा कि ये तो टी शर्ट बेच के मैंने पैसे कमाए। लेकिन उसने क्या करा है? करप्शन करप्शन से जो उसके पास 1200 रुपये आए थे ना, उसी को वो अपने रिकॉर्ड में दिखा देगा कि ये तो मैंने टी शर्ट बेच के कमाए। अब गवर्नमेंट ये ढूंढने तो जाएगी नहीं ना कि जो उसके स्टोर में जो टी शर्ट टकी हुई थी वो कहाँ गायब हो गई। उसने तो वो टी शर्ट ले जाके जला दी मान लेते हैं, और अपने रिकॉर्ड में उसने लिख दी कि जो टी शर्ट है वो एक्चुअली उसने बेच दी 1200 रुपये में।
तो द थिंग इज़ कि जब गवर्नमेंट उससे पूछने आएगी कि ये 1200 रुपए कहाँ से आए, तो वो बोलेगा टी-शर्ट बेचने से आ गए। लेकिन एक्चुअली उसने क्या करा है, जो उसने करप्शन से पैसा कमाया है, वही 1200 रुपए उसने अपने लॉकर में लिख दिए, और जो उसका डॉक्यूमेंट था या जो अकाउंट्स था, उसमें उसने ये लिख दिया कि ये तो 1200 रुपए टी-शर्ट से मैंने कमाए। तो इससे क्या हुआ है, उससे ये हुआ है कि जो 1200 रुपए थे, अब वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि गवर्नमेंट को तो लग रहा है कि जो 1200 रुपए हैं, ये टी-शर्ट बेच के आए। तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये जो इंसान है, ऑनेस्टली इसने 1200 रुपए कमाए। बट ऐसा नहीं है। उसने जो इल्लीगल पैसे कमाए थे 1200, बस उसी को अपने अकाउंट्स में लिख दिया और फेस पे दिखा दिया कि भाई मैंने तो टी-शर्ट बेच के कमाए। सो ये सारी चीज़ होती है। तो इसमें तीन प्रोसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, तभी आप इसको ऐसे मेंशन करोगे, वरना इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बट बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्लेसमेंट में यही होता है कि आप कोई प्रोडक्ट प्लेस करते हो जिसके थ्रू आप अ, पैसे को डाइवर्ट करते हो। लेयरिंग में होता है कि आप और भी चीज़ें करोगे। जैसे जब ये 1200 रुपए व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो चुके हैं अब, तो इसको थोड़ा-सा यूटिलाइज़ भी करना पड़ेगा। इसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, इससे कोई ज़मीन खरीद ली या कुछ और एसेट खरीद लिए। और तीसरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जो व्हाइट मनी मिला है ना, इसको फिर आप बैंक्स के थ्रू घुमा रहे हो, या इस पे भी थोड़ा-सा आपने टैक्स भर दिया। ये भी हो सकता है। मान लेते करप्शन का कोई मनी था, उसको आपने व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया और अब इस पे आपने टैक्स भी भर दिया। तो गवर्नमेंट की नज़र में ये जो पैसा है, ये कंप्लीटली ऑनेस्ट पैसा है, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको ऐसे ध्यान रखने हैं, इनकी डिटेल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच इल्लीगल फंड्स एंड एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू लेजिटिमेट फंड्स। सिंपल, ये बहुत ही बेसिक है, और इंडिया के पास इससे डील करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एग्जिस्ट करता है। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब क्योंकि यहाँ पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, वही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है? ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसका एम यही है कि जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, उनको रोकना है और उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसका सिंपल सा मतलब यही है। और जो फाइनेंशियल क्राइम्स है, उसका एक एग्जांपल है मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपल। तो करप्शन के थ्रू, डिफरेंट इलीगल रूट्स के थ्रू जो लोग पैसा कमा के रख लेते हैं, उस पूरे प्रोसेस के लिए एक ऐसी बॉडी बनाई है जो सिर्फ उसी फाइनेंशियल क्राइम को देखेगी, और इसीलिए इसको इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स बोला जाता है। तो ये बनी तो 1956 में थी, और तब इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था। और तब ये किसके अंदर बनी थी? ये बनी थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो मैंने आपको बताया है कि जो भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक एक्ट से बनती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। तो ये 1956 में बनी थी, और इसका नाम तब एनफोर्समेंट यूनिट था। पर 1957 में इसका नाम बदल दिया गया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम रख दिया गया। अभी के लिए ये जो बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि देखो ये क्राइम से लड़ रही है, क्राइम को रोक रही है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये होम मिनिस्टर की बॉडी है या नहीं। बट ऐसा नहीं है, ये होम मिनिस्टर में नहीं है। होम मिनिस्टर में आती है सीबीआई। लेकिन जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। नेक्स्ट, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो 3 जो मेजर एक्ट्स है ना, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ये कौन कौन से एक्ट हैं? एक तो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज में बेसिकली यही होता है कि जो इंडिया की करेंसी है और जो यूएस की करेंसी है, उसको कन्वर्ट करने के दौरान बहुत सारे लोग स्कैम्स करते हैं, या उस कन्वर्जन के थ्रू बहुत सारे लोग अपना क्राइम से जो उनके पास पैसा इकट्ठा हुआ है, उसको सेव करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को वो इम्प्लीमेंट करती है, इन चीज़ों को रोकती है। एंड फाइनली फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को भी वो इम्प्लीमेंट करती है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो इंडिया में बहुत सारा लोन लेते हैं, फिर लोन चुकाते नहीं हैं, और अगर लोन चुकाने के लिए पुलिस उनके घर पे आती है, तो वो इंडिया को छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल विजय माल्या एंड नीरव मोदी। तो वो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है ऐसे जो कि भाग गए इंडिया से। तो उनके अगेंस्ट भी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो उसकी करने की जिम्मेदारी ईडी के पास है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये इंडियन जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी है। इसमें क्या हुआ है, मैं आपको बहुत ही बेसिक में एक बार समझाना पड़ेगा, उसके बाद हम न्यूज़ पे चलेंगे। एक्चुअली जो हमारी अर्थ है, वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, जिसमें यहाँ पे सन है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे अर्थ है, और बहुत सारे अदर प्लैनेट्स हैं। ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये अकेले तो घूमता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गैलेक्सी में होता है। और ये जो पूरा सोलर सिस्टम है ना,
ये एक बहुत ही बड़ी गैलेक्सी का पार्ट है, जिसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे और सन हैं, बहुत सारे मून्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो एक पूरी गैलेक्सी का पार्ट हो जाता है सोलर सिस्टम। अभी जो गैलेक्सी है आप देख सकते हो, इतना सारा इसमें मास है, इतना ज़्यादा इसमें मटेरियल है। तो ये जो गैलेक्सी है ये ऐसे एक स्पाइरल फॉर्म में घूमती रहती है। इसके सेंटर में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डेंसिटी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज़ स्पाइरल में घूम रही है, इतना ज़्यादा मटेरियल है, तो सेंटर में ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होगा, जिसकी डेंसिटी या उसका जो घनत्व है बहुत ज़्यादा होगा। तो यूजुअली जो बड़ी गैलेक्सीज होती है ना, उनके बीच में होता है एक ब्लैक होल। अब ब्लैक होल का टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो अलग डिस्कशन है। पर इनके बीच में होता है ब्लैक होल, एंड ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, और उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और उसी के कारण ये जो पूरी गैलेक्सी है वो एक जगह मतलब वो पूरी इस पर्टिकुलर शेप में एक पर्टिकुलर शेप को मेंटेन करके रखती है। वरना ब्लैक होल नहीं हो, बीच में कोई डेंस मटेरियल ना हो, या बीच में कोई इतना ज़्यादा हाई ग्रेविटी वाला मटेरियल ना हो, तो हो सकता है जो गैलेक्सी है पूरी बिखर जाए। लेकिन जो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल है वो इस पूरी गैलेक्सी को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मेंटेन करा के रखता है। लेकिन इसके दो तीन चीज़ें हो जाती है इसमें। अगर आप इस गैलेक्सी को थोड़ा सा साइड से देखो तो हमें ये कैसे दिखेगी? साइड से देखने पे गैलेक्सी इस तरह की दिखेगी, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं, तो गैलेक्सी ऐसे दिखती है, और बीच में क्या है? ब्लैक होल। ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये जो मटेरियल है जो कि गैलेक्सी का है, मैंने आपको बताया ऐसे स्पाइरल में घूम रहा है, स्पाइरल में घूम रहा है, तो घूमते घूमते ये कभी कभी ब्लैक होल के पास भी जाता है। तो ब्लैक होल में ना ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही तेजी से होता है, इतना तेज उसका ग्रेविटेशनल पुल है, ये इतना ज्यादा है कि जो मटेरियल ब्लैक होल के पास जा रहा है, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा कि वो ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, वो अलग डिस्कशन है। वो अगर ब्लैक होल के थोड़ा पास भी जाता है, और जाएगा ही क्योंकि उसका मूवमेंट स्पाइरल है, तो क्या होगा? वो बहुत ही ज़्यादा एक अग्रेसिव वे में बहुत ही पार्ट्स में टूट जाता है। वो मास इतनी तेजी से वो टूटता है कि वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके कारण अगर हम इसको थोड़ा सा देखें कि सपोज ये बीच में ब्लैक होल है, और ये कोई जो मटेरियल है ये घूमते घूमते ब्लैक होल के पास आया, और फिर इतनी तेजी से वो घूमेगा कि वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में शैटर हो जाएगा, और उसकी जो एनर्जी मतलब वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के कारण ब्लैक होल के ऊपर की साइड और नीचे की साइड एक ऐसी लॉन्ग स्ट्रीम्स या फिर जेट्स निकलते हैं। ये जेट्स क्या है? ये रेडियो वेव के जेट्स हैं। मतलब जब ये मटेरियल ब्लैक होल की ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करता है, तो वो इतने पार्ट्स में बिखर जाता है, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। रेडियो वेव एक तरह से एनर्जी का ही कंपोनेंट है, सिंपल। तो इसलिए गैलेक्सी के ऊपर और नीचे ऐसे ना जेट्स या रेडियो जेट्स निकलते रहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसका एक डायग्राम भी आप देख सकते हो कि ये है अक्रीशन डिस्क। अक्रीशन डिस्क मतलब एक ऐसी डिस्क शेप, एक ऐसी डिस्क शेप ओरिएंटेशन है ब्लैक होल के अराउंड बहुत सारे मटेरियल की। ठीक है, वो अक्रीशन डिस्क है। और जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो अभी तक बने नहीं हैं, तो वो अभी भी गैस और डस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है गैस और डस्ट। तो प्लैनेट्स और गैलेक्सी भी है। जैसे सोलर सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे जो डस्ट के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल है, वो पूरे गैलेक्सी में फैले होते हैं। ठीक है, तो ये भी ब्लैक होल के अराउंड घूम रहे हैं, और ये जो जेट है वो निकल रहा है क्योंकि जब ये मटेरियल ब्लैक होल के पास आता है तो वो एकदम से बहुत ही तेजी से अग्रेसिवली उसको तोड़ देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसे रेडियो जेट्स उससे निकलते हैं। ये बेसिकली मतलब है। नाउ अब रिसर्च क्या करी गई है? सी, ब्लैक होल और गैलेक्सी एक तरह से क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो फिनोमेना जो मैंने आपको बताया रेडियो जेट्स का, ये यूजुअली उन गैलेक्सीज में देखा जाता था जो कि काफ़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, और जिनके अंदर जो ब्लैक होल था वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो ब्लैक होल भी काफ़ी बड़ी साइज का था। इंडियन जो रिसर्चर्स थे या रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या डिस्कवर करा है? एक ड्वार्फ गैलेक्सी है। ड्वार्फ गैलेक्सी मतलब सिंपल सा मतलब है कि बहुत ही छोटी गैलेक्सी है। एक छोटी गैलेक्सी को वो देख रहे थे। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि हर गैलेक्सी में ब्लैक होल नहीं होता। बड़ी गैलेक्सीज में ही ब्लैक होल होता है, छोटी गैलेक्सीज में ब्लैक होल यूजुअली नहीं होता। तो ये लोग क्या कर रहे थे? एक छोटी गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं,
ये छोटी गैलेक्सी को देख रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ रेडियो जेट्स निकल रहे हैं। तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग एलिमेंट हो गया कि भाई रेडियो जेट्स तो तब निकलते हैं ना जब ब्लैक होल होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि माना ये जाता है कि छोटी गैलेक्सी में ब्लैक होल नहीं होता, तो फिर यहाँ पे रेडियो जेट्स कैसे निकल रहे हैं? तो उनका कंक्लूजन ये था कि इवन दो गैलेक्सी काफ़ी छोटी है, लेकिन अगर उसमें से रेडियो जेट्स निकल रहे हैं तो मतलब सेंटर पे कोई ना कोई छोटा ब्लैक होल होगा ही। तो जो करंट एक बिलीफ था एस्ट्रोनॉमी के अंदर कि ऐसे जो ब्लैक होल्स होते हैं वो बड़ी गैलेक्सीज या फिर जायंट गैलेक्सीज के अंदर ही होते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिसप्रूव हो गई। और अब नई अंडरस्टैंडिंग निकल के आ रही है कि छोटी या ड्वार्फ गैलेक्सीज के अंदर भी ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि इन रेडियो जेट्स को पुश कर रहे हैं। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इन्होंने इस एविडेंस को डिस्कवर करा है। और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया के साथ जो इंटरस्टेलर मीडियम है वो रेडियो जेट जो है वो उससे इंटरेक्ट कर रहा है। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया का ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म यहाँ पे लिखा है, बट इसका मतलब सिंपल है। जो गैलेक्सी का जो एकदम सेंटर वाला पोर्शन है ना, सेंटर वाला पोर्शन जहाँ पे गैलेक्सी का मटेरियल ब्लैक होल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसी को बस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया बोल दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो मतलब गैलेक्सी का सेंटर पार्ट है जो ब्लैक होल के अराउंड है वो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया है। और जब एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया है में से जो रेडियो जेट निकल रही है वो आसपास जो गैस है जो गैलेक्सी के अंदर ही है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो मतलब इससे पता चला हमें कि यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ है। तो ये ड्वार्फ गैलेक्सी में पहली बार रेडियो जेट्स को देखा गया है। एंड ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बेस पे लिखी है। जो मैंने आपको मीनिंग समझाया बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेडियो जेट जो है वो सेंटर से निकलते हैं गैलेक्सी के ऑब्वियसली, और वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर होते हैं। एंड ये इन्होंने चैलेंज करा है कि सिर्फ लार्ज और मैसिव गैलेक्सी के अंदर ही जेट्स के अंदर ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, और वो भी मैसिव ब्लैक होल्स के थ्रू। बट ये जो डिस्कवरी है ये बताती है ऐसा नहीं है। इसमें और क्या क्या हुआ है, बहुत सारे टेलीस्कोप की इन्होंने मदद ली है। चंद्र एक्सरे का इन्होंने मदद लिया है। तो चंद्र एक टेलीस्कोप है जो कि यूएस का है, इंडिया का नहीं है। इवन दो जो साइंटिस्ट है वो चंद्र है, और यस वो इंडियन साइंटिस्ट ही थे, बट ये जो टेलीस्कोप है ये इंडिया का नहीं है, यूएस का है। फिर जेमिनाई नॉर्थ एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप का भी इन्होंने यूज़ लिया है। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन भी इन्होंने करी है। आल्मा और वेरी लार्ज अरे पे भी इन्होंने काम करा है। ये यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए करा है क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो आपको आल्मा एंड वेरी लार्ज अरे टर्म दे देंगे और पूछेंगे ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ करने वाले कुछ टूल्स हैं। ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग के लिए उन्होंने एस्ट्रोसेट का मदद ली है इन साइंटिस्ट ने। और एस्ट्रोसेट इंडिया की ही स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। मतलब दो टाइप के टेलीस्कोप हो सकते हैं। तो एक टाइप का टेलीस्कोप होता है जो कि अर्थ के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। ये अर्थ है और यहाँ पे एक टेलीस्कोप होता है। ठीक है, जो स्पेस में जितने भी वेव्स हैं उनको ऑब्जर्व करता है। दूसरा टेलीस्कोप होता है जो कि अर्थ के बाहर एज अ सैटेलाइट हम स्पेस में उसको छोड़ देते हैं, तो वो अर्थ के चक्कर लगाता रहता है और यहीं पे वो स्पेस में ऑब्जर्व करता है। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि अर्थ के ऊपर ना बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, हवा है। उसके कारण अर्थ पे जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस आ जाता है। जो ऑब्जर्वेटरी हम स्पेस पे लगा देते हैं वो डिस्टर्बेंस गायब हो जाता है या फिर वो बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट, कीप द फायर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट गोइंग। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये एक टॉपिक है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिविल सर्विस के अंदर। तो इसके अंदर ही एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1925 में, जिसके आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं अगले साल। तो उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड क्योंकि इसके 100 साल होने वाले हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर इस पर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो। सो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है ये ईवी रामास्वामी नायकर जी ने लॉन्च करा था, जिनका एक और नेम है पेरियार, नाम से उनको लोग कॉल करते हैं। ठीक है, तो 1925 में इसको लॉन्च करा गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवरऑल जो सोशल जस्टिस है उसको इम्प्रूव करना है, जो विमेंस की राइट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, एंड इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना है ताकि जो कास्ट बेस्ड और क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या हायरार्किकल ऑपरेशन है उसको ख़त्म करा जा सके। एक तो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन या हायरार्की, मतलब एक टर्म सेट कर दिया कि ये लोग ऊपर हैं, ये लोग नीचे हैं, तो इस हायरार्की को ख़त्म करना है एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। दूसरा जो क्लास बेस्ड है उसको भी ख़त्म करना है। क्लास मतलब जो रिच और पुअर में जो डिफरेंस होता है, और डिफरेंस ही नहीं, सिर्फ जो रिच और पुअर का जो स्टेटस सोसाइटी में फिक्स कर दिया जाता है कि पुअर का स्टेटस नीचे है, रिच का स्टेटस ऊपर है, इसको भी डील करना है, इसको भी ख़त्म करना है।
तो जो हायरार्किकल ऑपरेशन है उसको रोकना है, विमेन की राइट्स के बारे में बात करना है, सोशल जस्टिस की बात करनी है और रैशनल थिंकिंग को भी प्रमोट करना है। रैशनल थिंकिंग का मतलब लॉजिकल थिंकिंग। इसका यही मतलब है कि लोगों का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको इम्प्रूव करना है। और ये जो चीज़ है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, उसके अंदर भी ये टर्म यूज़ करा गया है। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का मतलब क्या था और इसको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पार्ट क्यों बनाया गया है, क्योंकि सोसाइटी की रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हर पर्सन तक पहुंचाने के लिए जो पेरियार हैं, उन्होंने ही कुड़ी अरासू नाम से एक वीकली स्टार्ट करी, मतलब एक वीकली जर्नल था, एक न्यूज़पेपर टाइप था जो उन्होंने हर वीक पब्लिश करना चालू करा और ये तमिल लैंग्वेज में था। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनते हैं। 1925 में जो पेरियार हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ भी देते हैं और उसके बाद वो फॉर्मली सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को चालू कर देते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को सपोर्ट बहुत सारी पार्टीज देती हैं जो कि तमिलनाडु के अराउंड है, जैसे जस्टिस पार्टी। ये जस्टिस पार्टी बनी भी 1960 में थी और इसका भी एम यही था, ऑलमोस्ट सिमिलर था, कि इस पार्टी का जो एम है वो यही है कि सोशल जस्टिस को इम्प्रूव करना है एंड जो हायरार्किकल ऑपरेशन है, चाहे वो कास्ट सिस्टम से या क्लास सिस्टम से, उसको ख़त्म करना है। तो 1960 में ये पार्टी बनी थी और 1925 में जब ये मूवमेंट लॉन्च होता है तो ये इसके पार्टी मेंबर्स इनको सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर पूरे इंडिया की वो थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी, जो कि इस मूवमेंट से एसोसिएटेड थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर 1947 से पहले कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करते थे एंड उसमें जो सबसे पहले फीमेल मेंबर थी ऑल इंडिया, वो थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। उसके अलावा इसका एक और एम था कि यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस भी कराई जाती थी। सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस क्या होती है? सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस यही होती है कि ऐसी मैरिज जिसमें जो प्रीस्ट हैं और जो रिचुअल्स हैं उनकी ज़रूरत या नीड ना रहे। सी, उनके पर्सपेक्टिव से ये देखा गया कि जो रिचुअल्स वगैरह हैं शादी के दौरान वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए थे। इसके कारण जो पुअर पीपल हैं वो रिचुअल या फिर रिलीजियस बेस्ड मैरिज नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट चलाया जिसमें रिचुअल्स और जो प्रीस्ट हैं, अगर इनकी एब्सेंस हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मैरिज है वो वैलिड मानी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस। देन विमेंस राइट एंड सोशल रिफॉर्म के लिए भी उन्होंने काम करा। ऑब्वियसली जो विडो रीमैरिज है उसको प्रमोट करा। राइट टू डिवोर्स उन्होंने विमेन को दिया। प्रॉपर्टी राइट्स भी उन्होंने दी और इंटरकास्ट मैरिजेस को भी उन्होंने प्रमोट करा। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि मेंस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पे, क्योंकि इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। रशियाज जियोपॉलिटिकल पिवट टू एशिया, अ न्यू इंडिया चैप्टर। हो ये रहा है कि रशिया हिस्टोरिकली जो वेस्टर्न ब्लॉक है, वेस्टर्न कंट्रीज का जो ब्लॉक है, उससे हमेशा कंपटीशन में रहा है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि रशिया की जो इकोनॉमी है धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हो या फिर वो वेस्ट यूरोप वाली कंट्रीज़ हो, इनके साथ जो रशिया की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे इंटीग्रेट होती गई। सी, रशिया कम्युनिस्ट मॉडल को प्रपोज करता था और ये जो पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है ये कैपिटलिस्ट मॉडल को प्रमोट करता है। कैपिटलिज्म का मतलब फ्री मार्केट, गवर्नमेंट का कंट्रोल मार्केट पे ज़ीरो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई ही डिसाइड कर रहा है कौन क्या कर रहा है और कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस लॉन्च कर सकता है। कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्पेशली सोशलिज्म वाले मॉडल में गवर्नमेंट का कंट्रोल हर चीज़ पे रहता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन बिजनेस करेगा और कौन बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है रिसोर्स पे और यहाँ पे कंट्रोल किसी का नहीं है। जो डिमांड एंड सप्लाई है, जो लोग हैं आपस में खुद ही डिसाइड करते हैं ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स। द थिंग इज कि धीरे धीरे रशिया को भी पता चला कि कैपिटलिज्म के कुछ फ़ायदे हैं एंड रशिया धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोपियन या फिर नॉर्थ अमेरिकन जो ब्लॉक है उसके साथ जुड़ता रहा और थोड़ा खुद में कैपिटलिस्टिक बनता रहा। लेकिन रिसेंटली जब रशिया एंड यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, जब रशिया यूक्रेन पे इन्वेड करता है, तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न यूरोप वाली या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, ये रशिया पे सैंक्शन लगा देती है। सैंक्शन का मतलब है वो ऐसा डिक्लेयर करती है कि हम जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे अब वो ट्रेड हम रोक रहे हैं। तो चारों तरफ से रशिया किसी के साथ भी ट्रेड करना
मतलब किसी किसी के साथ भी अगर वो ट्रेड करना चाहता है तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री उसके साथ ट्रेड नहीं कर रही। तो रशिया ने क्या करा, जो उसकी यूरोप के साथ या फिर जो उसकी वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अच्छी रिलेशनशिप बन रही थी, अब वो डाइवर्ट करता है उसको उसको डाइवर्ट करता है और एशियन कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशनशिप वापस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ तो वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि वो लोग रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। तो अब रशिया ट्रेड किसके साथ करेगा? एशियन कंट्रीज के साथ। इस फिनोमिना के कारण इंडिया को काफ़ी फायदा हुआ है। ये बेसिक यहाँ पे चीज़ बोली गई है और उसके बारे में कुछ डिटेल्स मेंशन है, तो उन डिटेल्स को देखते हैं। तो 2022 में रशिया ने अपनी इकोनॉमिक टाइज यूरोप के साथ रोक दिए और एक यू टर्न लिया। यू टर्न लिया मतलब अब वो यही जो टाइज है, इकोनॉमिक टाइज, एशियन कंट्रीज के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। द न्यू लिबरल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन रशिया एंड यूरोप बिकेम अनडन। इसका क्या मतलब है? न्यू लिबरल का बेसिकली मतलब है कि फ्री इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी, वही कैपिटलिज्म। तो जो कैपिटलिज्म बेस्ड जो इंटरडिपेंडेंस रशिया और यूरोप की बन गई थी, क्योंकि यूरोप से बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजीज रशिया खरीद रहा था और रशिया गैस, ऑयल, ऐसी चीज़ें और कुछ हद तक वर्क फोर्स यूरोप को दे रहा था। तो ये जो फ्री मार्केट इंटरडिपेंडेंस दोनों की बन चुकी थी, वो अब अनडन हो गई, वो रुक गई, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए गए। तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो वेस्टर्न मार्केट के साथ क्लोजली विवन थी, मतलब बहुत ही क्लोज उनका कनेक्शन था। और इसमें प्रॉब्लम्स हमेशा स्टार्टिंग से ही थी, क्योंकि आप देख सकते हो इवन दो रशिया धीरे धीरे और वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे आपस में, और कैपिटलिज्म के की जो फाउंडेशन है उसके थ्रू ही क्लोज आ रहे थे। बट एक प्रॉब्लम भी हमेशा रहती थी, वो ये थी कि रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज का जो माइंडसेट है या जो इनका इकोनॉमिक मॉडल है या फिर जो इनका जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव है, वो हमेशा से डिफरेंट रहा है। ठीक है, वो हमेशा से डिफरेंट था, अभी भी डिफरेंट है। इवन दो ये काफ़ी क्लोज हो गए हैं, बट जो एक्सटर्नल शॉक्स थे, जो पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, वो तो हमेशा से थे ही। और डेफिनेटली वो चीज़ हमेशा रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के जो इम्प्रूविंग रिलेशंस थे उनके बीच में एक वल्नरेबिलिटी पैदा करती ही थी। अब हुआ क्या है, रशिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ, वो ऑलमोस्ट $240 बिलियन है। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि रशिया का अब एम क्या है कि वो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनसे डाइवर्ट करके अब वो एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करेगा, जिसमें इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया और चाइना ये काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप इनके ऑलरेडी है। एंड चाइना और इंडिया रेस्पेक्टिवली स्पीकिंग, उनके जो इकोनॉमिक रिलेशंस या फिर जो जियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो बहुत ही वल्नरेबल है एंड अच्छे नहीं हैं। तो रशिया चाइना काफ़ी क्लोज हैं और इतने क्लोज हैं कि उनका जो ओवरऑल ट्रेड है वो $240 बिलियन का है। लेकिन फिर भी जो इंडिया रशिया के जो टाइज हैं वो अभी भी इस रशिया चाइना रिलेशनशिप के कारण खराब नहीं हुए हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं, आपको ये ऑथर हैं ये इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। मतलब आप देख सकते हो रशिया यहाँ पर है और इंडिया साउथ में इतनी नीचे है, फिर भी वेल एस्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक रूट नहीं है, फिर भी जो इनके ट्रेड है वो चल रहे हैं। लॉजिस्टिक रूट क्यों नहीं है? देखो, जो अभी रूट लिया जाता है कोई भी प्रोडक्ट रशिया से इंडिया आने के लिए या इंडिया से रशिया जाने के लिए, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, अरेबियन सी से जाता है, देन रेड सी से होके वो सुएज कनाल को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में जाता है, फिर वो यहाँ से क्रॉस करके इंग्लिश चैनल से पास होके नॉर्थ सी से होकर बाल्टिक सी से होके फिर रशिया में यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है और यहाँ पे मॉस्को है, यहाँ तक वो पहुँचता है। इतना बड़ा रूट उसको कवर करना पड़ता है। डेफिनेटली अब जो एक नया रूट डिस्कवर करने की बात की जा रही है, जो आपको रेड लाइन से दिख रहा है, ये है एनएसटीसी रूट, मतलब नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये जो नया रूट है वो यहीं से होगा, जहाँ पे वो मुंबई और मॉस्को को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि ये ईरान से होके जाएगा और जो सेंट्रल एशिया है उसके थ्रू ये रशिया तक पहुंचेगा। बट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा नहीं हुआ है। तो ट्रेडिशनली रूट देखो इतना बड़ा रहा है, इतना बड़ा रूट है, इतने दूर है वो दोनों कंट्रीज रशिया और इंडिया, फिर भी जो इनके रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे लेवल पे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया का पर्सपेक्टिव क्या है, रशिया हमेशा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज करता है और उसके बाद वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे पार्टिसिपेट करता है। मतलब रशिया बोलेगा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सेम होनी चाहिए, तभी फिर हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर पाएंगे। जैसे इंडिया भी 1969 के बाद से काफ़ी सोशलिस्ट, हमारा एक टर्न हो गया था। ठीक है,
जो प्रियम्बल के अंदर भी सोशलिज्म टर्म है वो इसी पीरियड के बाद आता है, पहले नहीं था। तो एक सोशलिस्टिक टर्न देखने को मिलता है। तो देख सकते हो आप कि इंडिया और रशिया का जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट जब हुआ, तब जाके हमारी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो भी इम्प्रूव हुई। लेकिन इंडिया इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। हम ये बोलते हैं कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो इकोनॉमी है, ठीक है, हमारे इकोनॉमी पर्सपेक्टिव है। हाँ, अगर इकोनॉमी या इकोनॉमिक ट्रेड अच्छा तो हो सकता है कि हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी बनाएं, बट हमारा ये एम नहीं है कि पहले पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए। और ये जो एम था ये रशिया का था, ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन अभी क्या है, वो यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा दूर रहा है। तो अब रशिया के पर्सपेक्टिव से सोचो, रशिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया किस पोजीशन में है। इंडिया सोशलिस्ट बेंट का एक कंट्री है, तो वो रशिया के लिए फायदेमंद है, क्योंकि रशिया के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इंडिया ने कभी भी यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट में कोई साइड पिक नहीं करी। इसका ये मतलब कि रशिया अगर इंडिया के साथ कोई रिलेशनशिप बनाता है, तो इंडिया, क्योंकि बार बार अपनी पोजीशन बदलता नहीं ना, हम हमारी पोजीशन पे स्ट्रिक्ट हैं, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाती है। मतलब रशिया को पता है कि अगले 10 साल बाद भी इंडिया किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी की साइड नहीं लेगा, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रशिया को मिल जाती है। इसलिए वो इंडिया के साथ इकोनॉमिक टाइज बनाने के लिए भी रेडी है। इंडिया जो है वो कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट करना नहीं चाहता। मतलब हम नहीं चाहते कि हम कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट कर दें। ना तो हम रशिया चाइना ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहते हैं परमानेंटली, ना ही हम यूएस का जो ब्लॉक है या वेस्टर्न ब्लॉक है उसको 100% ज्वाइन करना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम एक बैलेंसिंग एक्ट बना के चलें। अभी क्या हो रहा है, इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशियन ऑयल विच हेल्प्स इट विद सेविंग्स एंड प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू री एक्सपोर्ट टू यूरोप। जैसे हमने देखा कि जो रशिया है वो यूरोप को बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस प्रोवाइड करता था, लेकिन अब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया से ये चीज़ डायरेक्टली खरीदने से मना कर दिया। तो जो रशियन ऑयल है ना, रशिया को अपना ऑयल बेचना तो है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा, तो रशियन ऑयल की प्राइस जो है वो गिर गई। यहाँ पे आता है इंडिया। इंडिया को सस्ता ऑयल रशिया से अब मिल रहा है, तो ये इंडिया इसका फ़ायदा उठा रहा है। दूसरी चीज़, अब आप ये देखो, यूरोप जो है ना वो डायरेक्टली रशिया से खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि उसने मना कर दिया यूरोप ने खुद ने, लेकिन वो इंडिया से तो खरीद सकता है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और वो डाइवर्ट होकर यूरोप जा रहा है इंडिया के थ्रू। तो इंडिया दोनों तरफ से फ़ायदा उठा रहा है इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का। और इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर और सनफ्लावर ऑयल भी इंडिया कर रहा है रशिया से, जिससे जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो भी कम होगा। तो और क्या डिटेल्स हैं, रशिया जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से रशिया 4th नंबर पे आता है। और जो बायलैटरल ट्रेड, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है जो आपको ध्यान रखना है। जो जून के महीना था 2022 में, सिर्फ उस महीने का जो हमारा ट्रेड था वो 3.5 बिलियन था, लेकिन मई 24 में 2 साल बाद जो मई का फिगर है वो है 7.5 बिलियन। मतलब जून 2022 में जितना हमने ट्रेड करा था उससे दुगना ट्रेड हमने मई 2024 के अंदर करा था, ठीक है। और जो अभी हमारा जो ओवरऑल मतलब ईयरली पूरे ईयर का ट्रेड है वो 65 बिलियन डॉलर है, ठीक है। ये तो एक महीने का ट्रेड है 7.5 बिलियन डॉलर, पूरा जो ईयर का एनुअल ट्रेड है वो 65 बिलियन डॉलर है। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट ने एक एक रिजोल्यूशन लॉन्च करा है कि 2030 तक आते आते दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है वो 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बाय द वे, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विच एक्चुअली अराइजेज इज लैक ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये तो अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी इंडिया और रशिया के बारे में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि हमारी कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो चीज़ें रशिया बेचना चाहता है वो शायद इंडिया ना खरीदना चाहे, और जो चीज़ इंडिया बेचना चाहे वो शायद रशिया ना खरीदना चाहे, क्योंकि रशिया, जैसे इंडिया खुद ही मेक इन इंडिया बनाना है, ठीक है। मेक इन इंडिया ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये इंडिया के अंदर चल रहा है, तो हम रशिया से जो इंपोर्ट करते थे वो फ्यूचर में गिरेगा। दूसरी चीज़, हम खुद ही ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो भी अब हम इंपोर्ट कम करें और उसका इंडिजनाइजेशन हो, मतलब हम खुद ही हमारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाएं। तो हम ज़्यादातर इक्विपमेंट रशिया से ही इंपोर्ट करते थे, मतलब जो रशिया से हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट वो भी कम होगा, तो जो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ गिरेगी। दूसरी तरफ रशिया खुद ही टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है, मतलब रशिया खुद ही जो टेक्नोलॉजी है अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मतलब इंडिया जो कि आईटी में वर्ल्ड का लीडर है, वो अगर कोई चीज़ रशिया को कोई चीज़ अगर रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो रशिया शायद उसको इंपोर्ट ना करे, क्योंकि रशिया खुद का आईटी रिवॉल्यूशन करना चाहता है। तो ये जो पुअर इकोनॉमिक
कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, इसके कारण फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरी चीज़, क्योंकि सारी कंट्रीज़ ने रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं, तो जो वेस्टर्न ब्लॉक है, वो इंडिया पे हमेशा एक प्रेशर बना के रखेगा कि आप भी रशिया के साथ ट्रेड ना करो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट करने में इंडिया को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या प्रॉब्लम है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई स्टेबल पेमेंट मैकेनिज़्म नहीं है। फिर जो पेमेंट मैकेनिज़्म हम यूज़ करते थे ना, वो यूरोप के थ्रू जाता था। अब क्योंकि यूरोप ने तो रशिया को ब्लॉक कर दिया एक तरह से, तो अब हम पेमेंट कैसे करें रशिया को? तो कोई स्टेबल पेमेंट मैकेनिज़्म नहीं है। फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट भी अलग से नहीं है। किसी ने इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है, क्या वो प्रोटेक्टेड है या नहीं? कोई आर्बिट्रेशन सिस्टम भी नहीं है। रशिया और इंडिया में काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं, वो आपस में कुछ एग्रीमेंट साइन करती है और उस एग्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कहाँ पे उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करेंगे? उसके लिए एक आर्बिट्रेशन चाहिए। लेकिन दोनों कंट्री के बीच में कोई एक क्लियर आर्बिट्रेशन सिस्टम भी नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रशिया और इंडिया को इस पे काम करना है। एक्सेप्ट द न्यूक्लियर एंड मिलिट्री स्फेयर्स, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो बायलैटरल इंटरेक्शन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ऐसा क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है। रशिया कुछ इंपोर्ट नहीं करना चाहता और इंडिया भी रशिया से इंपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम खुद की एक्सपोर्ट कैपेसिटी डेवलप करने में लगे हैं और रशिया भी टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म में लगा हुआ है। तो द थिंग इज़ कि डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अलावा दोनों में इंटरेक्शन बहुत कम है और साइंस एंड एजुकेशन में भी इंटरेक्शन कम है और इसी को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये कुछ चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन करी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल, यूनाइटेड किंगडम बैक्स परमानेंट सीट्स ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी एक ऐसी बॉडी है जिसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट है और जो बाकी 10 हैं वो नॉन परमानेंट है। ये जो बाकी 10 है ना, ये चेंज होते रहते हैं हर साल। जो परमानेंट है वो हमेशा सेम ही रहता है। इसमें कौन है? इसमें है यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये जो ये जो 5 लोग इसके अंदर हैं, ये 1945 से यही है। अब आप देख सकते हो, खुद ही सोच सकते हो कि 1945 से 2024 तक जो पूरा वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा बदल चुका है। इंडिया, साउथ एशिया एंड अफ्रीका एज अ यूनियन, ये इनका भी काफ़ी बड़ा राइज हो चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन एंटिटीज़ का भी यूएनएससी के अंदर परमानेंट स्टेटस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और इसी के अराउंड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे और फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, इन तीनों ने सपोर्ट करा है। बाय द वे, ये तीनों यूएनएससी के मेंबर्स हैं। 5 में से 3 मेंबर ने तो यूएन में इंडिया की मेंबरशिप का सपोर्ट करा ही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है और वो ये बोल रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल बॉडी है, ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। बस ये चीज़ है। नेक्स्ट, अब ये डिफेंस की यहाँ पे बात हो रही है। जो इंडिया है वो कोशिश कर रहा है कि जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो। और ये हमने देखा है कि यूक्रेन वॉर और गाज़ा वॉर में जो यूक्रेन और गाज़ा वॉर में जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी कितनी ज़रूरत है। इस वॉर को ऑब्जर्व करके पता चला कि ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे इंडिया को ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो यूजुअली जो इंडिया है अभी फ़िलहाल, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पे और ज़्यादा फोकस करेगा। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या-क्या करा है? इंडिया चाहता है कि हम एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स लें। एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स मतलब जो लॉन्ग रेंज पे ज़्यादा इफेक्टिव हो और इंडिजनाइज़ करें। जितने भी हमारे डिफेंस है उसको इंडिजनाइज़ करें। मतलब हम खुद ही प्रोड्यूस करें, दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें। क्योंकि वर्ल्ड में कहीं भी फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और हम जिस कंट्री से इंपोर्ट करते थे, अगर वो कंट्री हमें अपना प्रोडक्ट बेचने की कंडीशन में रहे ही नहीं, तो हम तो फंस जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम खुद का डिफेंस प्रोड्यूस करें। और फाइनली, डाइवर्सिफाइंग द वेंडर। ऐसा ना करें कि सिर्फ एक ही कंट्री से हम सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें जो हमारे डिफेंस नीड्स हैं उनके लिए मल्टीपल लोगों को सर्च करना पड़ेगा और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि हम किन से खरीद रहे हैं। तो ये 3 एम है अभी इंडिया के, या ये 3 लेसन्स इंडिया ने सीखे हैं यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से। तो अभी इंडिजिनस जो इंडिया ने खुद ने ही बनाए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट जो सिस्टम है उसको रिसेंटली लॉन्च करा गया है, उस पे और एक्सटेंशन चल रहा है। एंड अब इंडिया क्या कोशिश कर रहा है कि लॉन्ग रेंज पिनाका रॉकेट्स को बनाया जाए। उसके अलावा जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ना, यही डिसाइड करता है कि कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया को अक्वायर करने हैं। और ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने भी जो प्रलय टैक्टिकल मिसाइल है और जो निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, इनको
एक्वायर करने की बात करी है। सी प्रलय जो है वो एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो बेसिक नॉर्मल फिजिक्स की जो ट्रेजेक्ट्री है उसका यूज़ करती है। मतलब मिसाइल को यहाँ से छोड़ा, वो ऐसे जाके यहाँ पे गिर जाएगी। ठीक है, बेसिक फिजिक्स की ट्रेजेक्ट्री है ये। ठीक है, और ये टैक्टिकल मिसाइल है। टैक्टिकल बेसिकली मतलब होता है थोड़ा सा शॉर्ट रेंज, शॉर्ट या फिर मीडियम रेंज। ठीक है, शॉर्ट या फिर मीडियम रेंज ये टैक्टिकल मिसाइल्स होती है। ये प्रलय है जो कि 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। दूसरी है निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? वो थोड़ी सी रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर्स के थ्रू काम करती है। उसको लॉन्च करा जाता है और वो फिर ऐसे क्रूज चलती है हॉरिजॉन्टली, और जो जो टारगेट है उस पर वो गिर जाती है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो नॉर्मल फिजिक्स वाले रूट से चल रही है। क्रूज मिसाइल्स में बहुत सारे सेंसर्स हैं, वो अपने आप जो पाथ है उसको ट्रैक करती रहती है और ऐसे पैरेलल टू द ग्राउंड वो ट्रैवल करती है क्रूज मिसाइल। और आप देख सकते हो निर्भय की रेंज 1000 है, मतलब वो काफ़ी दूर तक जाती है। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पिनाका ये है जो कि डीआरडीओ ने इसको लॉन्च करा है। देन ये प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी डीआरडीओ ने बनाई है। एंड फाइनली ये निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। इन तीनों की इमेजेस में भी यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इन्वॉल्व कर दी है। सो ये आज का लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन।